गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम सीखेंगे डायमेंशन फार्मूला की बाकी जो बची हुई एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में। कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो के अंदर बाकी जो 3 एप्लीकेशन है वो आ जाए, लेकिन अगर वीडियो लेंथी बनता है तो उसको स्प्लिट अप करके फिर उसके अदर पार्ट्स बना दिए जाएंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले 2 वीडियो डायमेंशन फार्मूला के ऊपर और बन चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में हमने डायमेंशन फार्मूला निकालना सीखा था और दूसरे वीडियो के अंदर हमने एक एप्लीकेशन की बात की थी टू फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ अननोन्स। तो अगर आप नए हैं, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले आप उन 2 वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद में इस वीडियो के ऊपर आए। तो चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर कि सेकंड एप्लीकेशन क्या बोलती है। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। हमें ये चेक करना है कि फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास में कोई फॉर्मूला गिवन होगा, जैसे एक वेल फेमस फॉर्मूला हम ले लेते हैं जो कि आप पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फॉर्मूला सभी को आता है, सभी जानते हैं इसके बारे में। और यहाँ पर v जो है वो फाइनल वेलोसिटी होता है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है, a जो है वो एक्सेलरेशन होता है, t टाइम होता है। अगर आपको डायमेंशन का यूज करके ये बताना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का होगा वही डायमेंशन राइट हैंड साइड का भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इफ़ डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, तो उस केस में आपका जो गिवन फॉर्मूला है, द गिवन फॉर्मूला विल बी करेक्ट, विल बी करेक्ट, अदरवाइज नॉट, राइट। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ वेलोसिटी है और वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला यू नो वेरी वेल, एल टी माइनस 1। अब बार बार बताने की आवश्यकता ना पड़े, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस 1 होता है। राइट हैंड साइड में चलते हैं। अगर आप डायमेंशन फार्मूला राइट हैंड साइड का निकालना चाहते हैं तो आपको पता है यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक u है और एक ए टी है। तो आप इसको सेपरेट करें तो आप कह सकते हैं डायमेंशन फार्मूला ऑफ u प्लस डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए टी, राइट, बिकॉज यहाँ बीच में प्लस साइन है। और आप देखिए वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है एल टी माइनस 1, ये आपको पता ही होगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस 2 और साथ में टाइम का क्या होगा, t, है ना। एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2, टाइम का t। तो जब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास में आएगा एल टी माइनस 1 प्लस, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा आपके पास में, एल टी माइनस 1। और कल आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था कि एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1 एल टी माइनस 1 ही होता है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आपको नहीं पता है तो प्लीज़ इससे पहले का जो वीडियो है उसको ज़रूर विजिट करें, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1 एल टी माइनस 1 क्यों आया। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो डायमेंशन फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड का आ रहा है, ठीक वही डायमेंशन फार्मूला आपका राइट हैंड साइड का भी आ रहा है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपका जो ये फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये एकदम से करेक्ट फॉर्मूला है। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूँ इसको आगे और कैरी आउट करने के लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, केवल आंसर सोल्व करेंगे। आप समझिएगा कि क्वेश्चन बोला क्या है। उसने बोला कि एक साइंस स्टूडेंट है और उस साइंस स्टूडेंट ने सिंपल पेंडुलम के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। आराम से सुनिएगा क्वेश्चन को। साइंस स्टूडेंट ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, सिंपल पेंडुलम। मैं इससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। तो आप देखिएगा कि कुछ इस तरह की जो स्ट्रक्चर है, वैसे तो आपको पता ही होगा, इसमें एक बॉब होती है जिसको बॉल या बॉब का नाम देते हैं, और एक इसमें एक स्ट्रिंग होती है, एक थ्रेड बोल दीजिए, स्ट्रिंग बोल दीजिए। और इस बॉब को आप जब यहाँ से छोड़ेंगे तो ये ऐसे जाएगी यहाँ तक, राइट, उसके बाद में रिवर्स होगी और इसको नाम दिया जाता है ओसिलेशंस का, कि ये ओसिलेट कर रही है, ये जो बॉब है, ये जो पेंडुलम है, ये ओसिलेट कर रहा है। तो एक साइंस स्टूडेंट है, उसने इस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ये आपके 11th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट आता है, आप 11th क्लास में इसको करेंगे भी इस एक्सपेरिमेंट को।
और उसने एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक फॉर्मूला लिखा, और वो फॉर्मूला क्या लिखा उसने, T इज इक्वल टू 2πL/g। ये उसने एक फॉर्मूला लिखा एक्सपेरिमेंट करने के बाद में। ये क्वेश्चन में गिवन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब वो कह रहा है कि फाइंड आउट कीजिए कि ये जो फॉर्मूला है ये करेक्ट है या नहीं है। चेक कीजिए कि जो स्टूडेंट है उसकी एक्यूरेसी है या नहीं है, ये जो फॉर्मूला उसने किया वो करेक्ट है नहीं। तो अपना तरीका क्या रहेगा, अपना तरीका वही होगा कि एक हम लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, एक बार हम राइट हैंड साइड को देखेंगे। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में केवल t प्रेजेंट है, एंड t इज द टाइम पीरियड, l इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, j इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी अलग चीज़ होती है और ये स्मॉल जी अलग चीज़ है, डिफ्रेंशिएट करेंगे इनके बीच में। तो टाइम पीरियड का जो टाइम फॉर्मूला होगा वो जाहिर सी बात है t होगा। आप उसको और अच्छे से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं m0 L0 T1, क्योंकि ये टाइम है। राइट हैंड साइड में आते हैं, तो राइट हैंड साइड में आपको डायमेंशन फार्मूला चाहिए 2πL/g का। अब 2π का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, क्योंकि 2π एक नंबर है। डायमेंशन फार्मूला फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डिफाइंड होता है, नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता। तो इसको हम बोलेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ L/ डायमेंशन फार्मूला ऑफ g, क्योंकि L ऊपर है और g नीचे। L इज ए काइंड ऑफ लेंथ, तो L इज ए काइंड ऑफ लेंथ, तो उसका L आ जाएगा। एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका आपको एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन है ये, तो एक्सेलरेशन का क्या होगा Lt-2। तो आप सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आया t²। आप देखिए कि आपको यहाँ पर पता है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। आपने यहाँ पे देखा साफ साफ, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन t आ रहा है, जबकि राइट हैंड साइड का क्या आ रहा है t²। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2πL/g, ये इनकरेक्ट है। कहने का मतलब उस स्टूडेंट ने गलत एक्सपेरिमेंट किया, उसका रिजल्ट जो था वो गलत आया। बात आ गई समझ में। अगर ये इनकरेक्ट है तो करेक्ट क्या होगा, उसके ऊपर भी हम विचार विमर्श कर लेते हैं। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, ये फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2π√L/g। अब उसने एक्सपेरिमेंट में कुछ गलती की और उसने रूट लगाना भूल गया, कुछ हो गई होगी गलती, बच्चा ही तो था। अब इसको चेक करें कि ये सही है कि नहीं है। तो आप देखिए जरा, लेफ्ट हैंड साइड में टाइम है, टाइम का डायमेंशन फार्मूला t ही होता है, आप जानते हैं t का t होता है। इस साइड में आ जाता है 2π का कुछ भी नहीं होता सर, ठीक है। ऊपर फिर क्या लगा हुआ है, रूट लेंथ का L, और इसका क्या चीज़ Lt-2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। L से L कैंसिल हो गया, समझ में आ रही है ना बातें। और ये ऊपर गया √t²। तो आपने क्या पाया कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आया डायमेंशन, वही डायमेंशन किसका आया, राइट हैंड साइड का। इसका मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन में ये नहीं बताना था कि करेक्ट क्या होगा, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए ले लिया। क्वेश्चन में सिर्फ ये बताना था कि ये जो बच्चे ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया t इज इक्वल टू 2πL/g, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो पाया गया कि ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है। अब चलते हैं बेटा थर्ड एप्लीकेशन पे। ये सेकंड एप्लीकेशन थी जिसमें आपको करेक्टनेस को चेक करना था कि कोई फार्मूला करेक्ट है कि नहीं है। अब थर्ड एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या बोलती है, सुनिए जरा। थर्ड एप्लीकेशन है आपके पास में टू ड्राइव ए फॉर्मूला, टू ड्राइव ए फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है आपको। जैसे अभी रिसेंटली अभी हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम, सिंपल पेंडुलम की। तो उसका फॉर्मूला था t इज इक्वल टू 2π√L/g। तो डायमेंशन का यूज़ करके आप उसको ड्राइव कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि जब ये जो क्वेश्चन आते हैं ना ये वाले, तो इनका जो स्टेटमेंट होता है काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। कैसा स्टेटमेंट होगा, जैसे मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। उसने बोला, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। द टाइम पीरियड कैपिटल T ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन mass of bob, that is small m, length of string small l, and acceleration। आगे का दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। उसके बाद में क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन है ड्राइव
an expression for टाइम पीरियड डेट इज कैपिटल टी। ठीक है, आप दिखाई देगा आपको। देखो क्या बोला इसने, ये क्वेश्चन है और इसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन में उसने बोला कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, अभी डिस्कस किया था सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है मास ऑफ बॉब के ऊपर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है और उसका हमें फॉर्मूला निकालना है। ठीक है ना। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है जो उसका जो एक कंप्लीट जो साइकिल होगा उसको पूरा करने में जो समय लगेगा उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। अब देखो इसने हमें ये तो बताया कि ये जो टाइम पीरियड है 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आराम से सुनना, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर, लेंथ के ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, मतलब कि जी के ऊपर। 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन कैसे कर रहा है, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पर समझाता हूँ, इधर मैं बाद में लिखूंगा। भाई इसने बोला कि डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये जो साइन है ये डिपेंडेंस का साइन होता है, प्रोपोर्शनल का साइन होता है। पहला एम है, हो सकता है कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम हो सकता है टी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम हो सकता है कि भाई यहाँ जो है वो एम स्क्वेयर आ जाए, हो सकता है यहाँ एम क्यूब आ जाए, हो सकता है कि m-7 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो इसने ये तो बताया कि हाँ डिपेंडेंस है, वहाँ पर जो है डिपेंडेंस शो कर रहा है, ये इसने बताया कि डिपेंडेंस शो तो कर रहा है, लेकिन उसमें पावर क्या आएगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा, -7, -8, -12, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो उसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो है वो लेट करना पड़ेगा। मैं लेट कर लेता हूँ कि भाई ये जो टाइम पीरियड है ये m⁴ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये जो a है, इस a का आंसर अगर 1 आया तो हम बोल देंगे कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका आंसर -1 आया तो हम बोल देंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका आंसर 2 आया तो हम बोल देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m²। समझ में आ रही है ना बातें। अगर इसका आंसर हाफ आता है तो हम बोल देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। अगर इसका आंसर -½ आता है तो हम बोल देंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। तो ये जो a की वैल्यू है यही निकालनी है हमें। इसने क्वेश्चन में ये तो बता ही दिया था कि ये डिपेंड कर रहा है, लेकिन कौन सी पावर पे डिपेंड करेगा वो हमें नहीं पता था, तो हमने लेट कर लिया कि ये ऐसा है। ठीक इसी तरह से इसने क्वेश्चन में बोला है कि ये जो टाइम पीरियड है ये लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये कहीं भी नहीं कहा इसने कि भाई लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या क्या कौन सी पावर आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो उसको भी हम लेट कर लेंगे। मान लिया कि उसकी b पावर है, मान लिया, मानने में कुछ नहीं जा रहा। इसी तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी c पावर लेट कर ली कि भाई हाँ ऐसा है, लेट की गई, मानी गई है। अगर इनको कंबाइन करूँ तो अपने पास में ये आएगा ma/lb/gc, और इस प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, ये वो कांस्टेंट है, m⁴ है, l⁴b है, g⁴c। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब देखो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये फार्मूला आपके पास में आ चुका है, और ये जो k है, ये k जो होगा डेट विल बी डायमेंशनलेस कांस्टेंट। आखिर क्यों होगा डायमेंशनलेस कांस्टेंट, क्योंकि अगर इस k के डायमेंशन होते तो ये ऑलरेडी यहाँ कहीं नहीं आ जाता। समझ में आ रही ना बातें। ये जो k है ये t इस k के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसलिए हमने बोला डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अगर डिपेंड कर रहा होगा तो होता तो वो क्वेश्चन में मेंशन करता। दूसरी बात आप ये समझे कि प्रोपोर्शनल का साइन था, प्रोपोर्शनल का साइन को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। अरे प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद आया है ना, कांस्टेंट है यार, कोई 1 2 3 4 5 2 पाई फलाना ठिकाना ऐसा कुछ आया होगा, तो वो क्या चीज़ आपके पास में डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके पास में आ चुका है। बस आपको इतना करना है कि ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास में स्टेप 1 है। इस तरह के क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आप ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले आप लेट करेंगे कि ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही है चीज़ें आपके। ठीक है, अब स्टेप 2 स्टार्ट हो जाता है। आपका एम मैंने क्या बताया, अब मैंने आपका एम बताया कि केवल आपको ABC की वैल्यूज निकालनी है, बाकी कुछ नहीं करना। किसकी वैल्यूज निकालनी है आपको, ABC की वैल्यू निकालनी है, और ABC की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देनी, आपका फार्मूला रेडी है। राइट, आपको यही तो पता करना था ना कि कौन सी पावर पे डिपेंड कर रहा है, बाकी तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है, वो ऑलरेडी दे रखा था उसमें। तो इसके लिए आप किसका यूज करेंगे, अब आप यूज करेंगे डायमेंशन अप्रोच का। यहाँ पर इक्वल टू का साइन नजर आ रहा है आपको, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए अगर ये फार्मूला है तो आप डायमेंशन का यूज करेंगे। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ,
लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन फार्मूला आएगा वो आएगा आपके पास में टी, और इसको हम लिख सकते हैं m0 L0 T1, क्योंकि टाइम पीरियड है ना ये। अच्छा, राइट हैंड साइड में आइए बच्चे, राइट हैंड साइड में क्या इस के का डायमेंशन होगा? नहीं होगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। मास का आपको पता है m होता है ना, मास का m होता है, उसकी पावर कितनी दे रखी है a, तो पावर तो एच लेनी पड़ेगी हमें। लेंथ का l होता है, उसकी पावर कितनी दे रखी है b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का LT-1 होता है, उसकी पावर कितनी दे रखी है c। मैं एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया ma lb, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो lc और t-c है ना, पावर मल्टीप्लाई करनी आती है ना अंदर। अब देखो इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए, आप समझदार हैं, अगर इसको ऐसे लिख दें MALB + C और T-C, तो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है ना। अच्छा सुनो, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका LT-2 होता है बच्चे, है ना, वेलोसिटी थोड़ी ना है, LT-2 होता है, तो यहाँ -2c आएगा, और इसी तरह यहाँ भी -2c आएगा। ये हम ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो अब आपके पास में क्या आ गया? आपके पास में आ गया MALB + C और T-2c। इनको उठा करके इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था आपके पास? m0 L0 T1, और राइट हैंड साइड में आपके पास में क्या आ गया? MALB + C और T-2c, ठीक है ना। देखो हमने क्या किया, पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ये लेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था तो लेट तो करना पड़ेगा। अब हमारा एम है ए बी सी की वैल्यू निकालना, और डायमेंशन की एप्लीकेशन है, तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई इक्वल टू का साइन है, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो बस हम वही कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन ये रहा, ठीक है, और राइट हैंड साइड इसका पूरा सोल्व किया। के का कोई डायमेंशन होता नहीं है, मास का m होता है m⁴a, लेंथ का l होता है l⁴b, और जो g है उसका LT-2 होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी पावर कितनी है? c है। फिर इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, LC-T-2c, समझ गए। और ये l⁴b है, ये l⁴c है, तो l⁴ क्या हो गया? b + c हो गया अपने पास में। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों को उठा के इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया। अब देखो एक बात, यहाँ पर आ जाओ, बीच में इक्वल टू का साइन है। अब यहाँ m⁴0 है, तो इधर भी m⁴0 ही होनी चाहिए ना, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। या फिर आप ये कहें, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कंपेयरिंग, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू निकालनी सर हमें, कंपेयरिंग पावर ऑफ लाइक टर्म्स, कंपेयरिंग पावर ऑफ लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स की पावर को कंपेयर करेंगे। तो जब m की पावर को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ m की पावर 0 है और यहाँ m की पावर a है, तो इसका मतलब a का आंसर तो 0 आ गया। जब l की पावर को कंपेयर करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में l की पावर 0 है, राइट हैंड साइड में b + c है, ठीक है। t की पावर को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ 1 है और यहाँ -2c है, समझ में आ रहा है ना, ये पावर 1 है और ये पावर -2c है। तो देखो यहाँ से आंसर आ गया आपके पास में, यहाँ से तो नहीं आएगा लेकिन यहाँ से आ जाएगा, c = -½ समझ में आ रही ना, ये 1 = -2c है, तो c = -½ c = -½ यहाँ पुट कीजिए, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी ½ आ जाएगी आपके पास में, बोला आ जाएगी कि नहीं, यहाँ -½ और a की वैल्यू क्या आ गई? 0। बस यही तो करना था आपको, और कुछ थोड़ी ना कुछ नई चीज़ करनी है आपको, बस a b c की वैल्यू आपको चाहिए थी। इसके बाद में आपका स्टेप 3, आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना, आपको a b c की जो वैल्यू जो आई है उसको आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। ये वाली जो इक्वेशन है, यही तो करना था सर, a b c की वैल्यू ही तो आपको निकालनी थी। तो t = k m⁴a कितना आया सर आपका? 0, l⁴b कितना आया? ½ और g⁴ ये c, और c कितना आ गया? -½ अब ये हो गया t = k, किसी की पावर 0 1 होती है, आपको पता है, हटा दो उसको, ये √l, अच्छा ये नीचे चला जाएगा, तो इस पूरे को ऐसे लिख दूं l/g, समझ गए ना बात मेरी। देखिए l की पावर ½ है, तो √l तो ऊपर रहेगा और √g नीचे रहेगा नेगेटिव। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला, हो गया ड्राइव, ये आपका आंसर है। अब इसमें मैं एक नोट डाल रहा हूँ, नोट समझना जरा, ये आपका आंसर है, यहाँ तक आपको करना है। अब जो ये कांस्टेंट के है ना बच्चे, इसकी वैल्यू कभी भी डायमेंशनली पता नहीं लगती, क्योंकि डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अब डायमेंशनलेस हो गया तो डायमेंशन से कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू हमेशा एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की जाती है, और हर जगह, क्योंकि देखिए एक्सपेरिमेंटली है तो क्या पता कहाँ पर कितनी आए और कहाँ पर कितनी नहीं आए। और आप यहाँ पर पाया गया कि इस केस में k की वैल्यू 2π आता है, तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा 2π√l/g, जो मैंने आपको बताया था ना अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले। अब देखो मुद्दा ये उठता है
कि सभी को तो इस के की वैल्यू नहीं पता होती। अब हमें इस के की वैल्यू पता थी, और आप जब 11th क्लास करेंगे कंप्लीट तो यूनिट जो आपकी 10th है ना ऑसिलेशन, उसके अंदर आपका सिंपल पेंडुलम आएगा, तो उसमें भी आपको पता होगा कि हाँ भाई इसकी वैल्यू जो है यार 2 पाई आएगी। तो आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है तो इसकी वैल्यू रखें। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ तक छोड़ दें। करेक्ट है एकदम से। डायमेंशन जो है वो कभी के की वैल्यू, के का मतलब जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कभी नहीं बताता फॉर्मूला के अंदर, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये थी सर इसकी थर्ड एप्लीकेशन टू ड्राइव ए फॉर्मूला। दोबारा बता देता हूँ, जब इस तरह की एप्लीकेशन आएगी तो आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा और उस स्टेटमेंट का यूज करते हुए आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, आपके पास में जो भी रेस्पेक्टिव बुक है उनसे आप कोशिश करें इन प्रॉब्लम्स को करने की। मैं फोर्थ एप्लीकेशन के ऊपर चलता हूँ कि फोर्थ एप्लीकेशन क्या बोल रही है। फोर्थ एप्लीकेशन की बात करते हैं। चलिए फोर्थ एप्लीकेशन पे चलते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन क्या बोलती है देखते हैं। अब आपके पास में जो फोर्थ एप्लीकेशन बची है वो बची है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर। तो ये आपके पास में फोर्थ एप्लीकेशन है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर। ठीक है, अब ये जो एप्लीकेशन है इसमें लिटिल बिट आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपके सोचने का काम इसमें ज़्यादा है। और इस एप्लीकेशन को करने के लिए आपके पास में जो नॉलेज है वो भी होनी चाहिए। जैसे इसने बोला कि वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अदर में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब देयर मस्ट बी टू सिस्टम्स। तो सबसे पहले आप सिस्टम को आइडेंटिफाई करना आपको चाहिएगा। तो मैं एक बेसिक चीज़ आपको बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले। एक फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे और वो फार्मूला कहाँ से है सुनिए ज़रा। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बताइए ज़रा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप कहेंगे सर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। पता है ना सबको, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर इस चीज़ को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये कौन सा सिस्टम है और ये कौन सा सिस्टम है। पहले तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ मीटर है तो इसका मतलब ये सिस्टम है आपका SI इंटरनेशनल सिस्टम, और ये सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब ये है CGS। SI इंटरनेशनल सिस्टम होता है और CGS वो सिस्टम है जिसमें C का मतलब सेंटीमीटर होता है, J का मतलब ग्राम होता है और S का मतलब सेकंड होता है। तो एक तो पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिस्टम कौन कौन से हैं। इसके क्वेश्चन मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, एक NCERT का क्वेश्चन, दोनों ही NCERT के क्वेश्चन है, तो करेंगे, अच्छा रहेगा। एक दूसरी बात, ये जो 1 है ये एक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। मैं इसको N1 का नाम दे दूं, और ये आपके पास में यूनिट है, इसको मैंने U1 का नाम दे दिया। इसी तरह जो 100 है वो आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो सेंटीमीटर है वो आपके पास में यूनिट है। जब भी आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में आप कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा ऐसा ही होता है। ये आपके पास में न्यूमेरिकल वैल्यू, ये आपके पास में यूनिट, ये आपके पास में न्यूमेरिकल वैल्यू, ये आपके पास में यूनिट। कहने का मतलब ना एक फार्मूला बन गया आपके पास में N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। बड़ा सुंदर फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला है, यही यूज होने वाला है इसमें। ठीक है, और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कि बेटा बताओ 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, तो आप तुरंत से कहेंगे सर 1000 मीटर, है ना। अच्छा, ये 1 क्या है? 1 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको N1 का नाम दे दें। किलोमीटर एक यूनिट है सर, इसको U1 का नाम दे देते हैं। 1000 जो है वो फिर से एक नंबर आ गया, इसको N2 का नाम देते हैं। और ये मीटर है, एक यूनिट है, इसको U2 का नाम दे देते हैं। तो जब भी कन्वर्जन होगा ना बच्चे एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम में, तो हमेशा ये मिलेगा N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, हमेशा मिलेगा ये चीज़। तो आपको ध्यान रखनी है कि हाँ भाई ऐसा होता है। अब दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से N2 की बात करूँ तो N2 आएगा N1 U1 अपॉन U2। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। याद रखिएगा डायमेंशन की अप्रोच है, तो एक फार्मूला बनाएंगे हम अभी। कैसा फार्मूला? ये तो नंबर है, इसका तो कोई डायमेंशन होना नहीं है। U1 U2 है यूनिट्स, यूनिट किसी ना किसी क्वांटिटी की जरूर होगी। जैसे यहाँ पर यूनिट थी लेंथ की, तो लेंथ का अपना डायमेंशन फार्मूला होता है। ठीक है, या फिर सपोज करो एनर्जी की यूनिट है या फिर किसी और की यूनिट है, तो किसी ना किसी चीज़ की यूनिट होगी और उसका डायमेंशन फार्मूला भी होगा। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि भाई वो कौन सी चीज़ है, तो उसके लिए हम इसको लेट कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे N1, हमने मान लिया M1 रेज़ टू पावर A, L1 रेज़ टू पावर B एंड T1 रेज़ टू पावर C, क्योंकि हमें नहीं पता था वो चीज़ क्या है।
ठीक है, हमें अभी नहीं पता फिलहाल, क्योंकि क्या पता किसके ऊपर लगाएंगे। तो इसलिए हमने पावर को जैसे पिछले में माना था ना ABC, तो वैसे ही यहाँ पर भी मान लिया कि भाई m का पावर a आने वाला है, l का पावर b, t की पावर c। अच्छा, ये दोनों चीज़ें तो सेम ही होंगी ना, यहाँ पर लेंथ है, यहाँ पर भी लेंथ है, समझ पा रहे हैं ना। मतलब जो क्वांटिटी यहाँ पर होगी वही क्वांटिटी यहाँ पर होगी, लेकिन सिस्टम अलग अलग है, तो इसलिए हमने 1-2 नाम दे रखा है। तो इसीलिए जो पावर यहाँ पर होगी ना वही पावर नीचे भी होगी, लेकिन L2 इसलिए बोल दिया क्योंकि सिस्टम दूसरा था ना, दूसरा वाला सिस्टम था, इसलिए नीचे T2 यूज कर लिया। तो अपने पास ना एक फार्मूला बन गया, आ जाओ, यही फार्मूला आपको याद करना है। इसको मैं ऐसे रख दूं बेटा, m1/m2 रेज टू पावर a, L1/L2 रेज टू पावर b और T1/T2 रेज टू पावर c। बड़ा काम का फार्मूला है, इस पूरी एप्लीकेशन में काम आने वाला है। इस फॉर्मूले को याद कर लो, आराम से दिमाग में बैठा लो। n2 n1 न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, एक गिवन होगी, दूसरी निकालनी होगी। m1 L1 T1 ये पहले सिस्टम के मास लेंथ टाइम है, पहले सिस्टम के, और m2 L2 T2 दूसरे सिस्टम के मास लेंथ टाइम है। और ये ABC निकलेगा डायमेंशन से, जैसे अगर लेंथ का डायमेंशन होता तो A की वैल्यू 0 आ जाती, B की वैल्यू 1 आ जाती, C की वैल्यू 0 आ जाती, तो डायमेंशन फार्मूले से निकलेगा। ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो, आपका क्वेश्चन हो जाता है। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ इस क्वेश्चन को करवाने के लिए, ठीक है। जैसे एक NCERT का एक क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वो बोलेगा कि भैया कन्वर्ट करो, कन्वर्ट 1 जूल इंटू आर्ग्स, 1 जूल इंटू आर्ग्स। हालांकि काफ़ी बच्चों को ये पता भी होगा, और मैं पहले ही बता देता हूँ कि 1 जूल के अंदर ना 10⁻7 आर्ग्स होते हैं। बट ये आया कहाँ से सर, उसको हम बताएंगे, अभी आपको डेरिवेशन करके दिखाएंगे इस चीज़ को। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो, आपको करना क्या है, आपको बताना है कि 1 जूल के अंदर कितने आर्ग होते हैं ना, ये बताना है आपको, ठीक है। तो आपके पास में अगर आप कंपेयर करें तो N1 हो गया 1। अच्छा, U1 की जगह है आपका जूल, और जूल जो है वो एक SI सिस्टम है, ये आपको पता होना चाहिए भाई कौन सा सिस्टम है, SI सिस्टम है। N2 आपको निकालना है, यहाँ पर N2 होता है ना, वो आपको निकालना है। और अर्ग जो है वो आपके पास U2 की जगह आ गया, और ये सिस्टम है CGS। आपको मैं यहाँ एक बात क्लैरिफाई कर देता हूँ कि वर्क डन की जो SI यूनिट होती है ना बच्चे, वर्क डन या एनर्जी कोई भी ले लो, वर्क डन की जो SI यूनिट होती है वो SI यूनिट होती है बच्चे जूल। लेकिन अगर इसकी CGS यूनिट निकाली जाए, CGS यूनिट, तो वो होती है आर्ग। वर्क डन और एनर्जी दोनों के केस में है, तो इसलिए मैंने बोला ये CGS सिस्टम है। आ जाओ, देखो फार्मूला आपको यही यूज करना है। सबसे पहले आप देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको ये पता लग गया कि ये एनर्जी ऑफ वर्क डन है, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क डन क्या होता है, आप बात बताओ मुझे। डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क डन होता है m1 L2 T-2, ठीक है ना। क्या होता है m1 L2 T-2, इसका मतलब यहाँ पर 1 आने वाला है ना, m की पावर 1 आएगी, L1 इसकी पावर क्या आएगी 2 आएगी, और इसकी पावर क्या आएगी 3 आएगी, सॉरी -2 आएगी। तो इससे पता लग गया कि A जो है वो 1 होगा, B जो है वो 2 होगा, और C जो है वो -2 होगा। सबसे पहला काम तो यही है कि ABC की वैल्यू निकालो। अब आप ना एक टेबल बना लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। टेबल बना लो, 2 सिस्टम है, एक SI सिस्टम है, एक CGS सिस्टम है ना, 2 सिस्टम है आपके पास में। अगर आप मास की बात करते हैं, मास की मतलब m1 की बात करेंगे, तो यहाँ पर मास का यूनिट होता है kg, तो उसको मैं 1 kg लिख देता हूँ। SI में होता है ना kg होता है, और CGS में मास का यूनिट क्या होता है ग्राम, तो इसको लिखेंगे 1g, 1 ग्राम, ये ग्राम है, GM लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। L1 की बात करें तो SI में क्या यूनिट होती है लेंथ की, मीटर, है ना, और इसमें CGS में क्या होती है सेंटीमीटर। टाइम की बात करें तो SI में भी सेकंड होता है, और जो CGS है उसके अंदर भी सेकंड होता है। अच्छा, N1 कितना है 1, देखो कंपेयर कर लिया हमने पहले ही, N1 1 है, और क्या निकालना है आपको N2, बस बन गया आपका काम, और कुछ मतलब ही नहीं है। सबसे पहले आपने डायमेंशन लिखा कि ये क्या चीज़ है, तो आपको ये देखने से पता लगेगा, ये पता भी होना चाहिए आपको, क्वेश्चन में देखा नहीं कि ये वर्क डन है कि या क्या है, आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन या एनर्जी कोई भी हो सकती है। तो आपने सबसे पहले किया कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क डन m1 L2 T-2, तो A का वैल्यू जो है 1 आ गया, B का वैल्यू, ये पावर जो है ना इनको ABC बोलते हैं ना, यहाँ देखिए ये किया था ना हमने ABC, तो A का वैल्यू जो है 1 आ गया, B का वैल्यू 2 आ गया, C का वैल्यू -2 आ गया, ठीक है। फिर हमें देखना है कि हम m1 m2 इनकी जगह क्या पुट करने वाले हैं। तो भाई आपके पास में ये SI सिस्टम है, और ये कौन सा सिस्टम है CGS, तो आ जाओ। SI में मास 1 kg लेंगे, तो अगर इसमें 1 kg लेंगे तो इसमें 1 ग्राम लेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर यहाँ 2 kg ले लो ना, यहाँ 3 kg ले लो भाई, यू आर फ्री फॉर डेट। आप यहाँ 2 kg लेंगे तो यहाँ आपको 2 ग्राम लेना पड़ेगा, यहाँ आप 3 kg लेंगे तो 3 ग्राम लेना पड़ेगा। क्वांटिटी इसने बताई नहीं थी हमें,
कि कोई क्वांटिटी पुट करनी है हमें, समझ में आ रहा है। लेकिन एक जैसी लेंगे, ऐसा मत करना कि एक जगह तो 1 kg ले लो और दूसरी जगह 2 ग्राम ले लो, ऐसा मत करना। बस छोटा सा छोटा लेके चलना, तो मिनिमम 1 kg होता है, बस वो हम मान लेते हैं, बस आप 1 ही मान के चले, आप ज़्यादा पचड़े में ना पड़े इसमें। तो M1 1 kg, यहाँ 1 ग्राम, क्योंकि CGS था ना, CGS में ग्राम होता है। यहाँ 1 मीटर, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर। देखो ये M1 M2 L1 L2 T1 T2 इनके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ 1 सेकेंड, तो यहाँ पर भी 1 सेकेंड, क्योंकि दोनों में टाइम का यूनिट सेकेंड ही होता है। N1 की वैल्यू 1 है जी, यहाँ देखो। और क्या निकालना है आपको, N2 निकालना है। बस आपके पास में फार्मूला है, यहाँ लिख देंगे, वी नो N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B, और T1 अपॉन T2 रेज टू पावर C। इनकी वैल्यू पुट करो शाबाश। N1 की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 kg और नीचे 1 ग्राम, ठीक है। और A की वैल्यू कितनी बचे, 1। अच्छा, यहाँ कितना, 1 मीटर, नीचे 1 सेंटीमीटर, और इसका 2, यहाँ 1 सेकेंड और नीचे भी 1 सेकेंड, और उसकी पावर -2। समझ में आई बात। अब देखो, क्या केजी से आप ग्राम कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो फिर इनको और कन्वर्ट करो। इसको लिख सकता हूँ मैं 1000 ग्राम, लिख सकता हूँ कि नहीं। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं, नीचे 1 ग्राम है। अब ग्राम से ग्राम हो जाएगा कैंसिल, इसकी पावर है 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और नीचे क्या है, 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर है 2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, सेकंड से तो सेकंड कैंसिल, 1 बच जाएगा, -2, ठीक है। तो आप देखिए इसका आंसर क्या आ गया। यहाँ पर 1000 की पावर 1 है, मतलब 10 में 3 जीरो है, और यहाँ 100 का स्क्वायर होने वाला है, तो 100 का स्क्वायर होगा तो 4 जीरो आ जाएगी, 4 ये वाली और 3 ये वाली, मतलब 10⁻7 आ गया। बस कहने का मतलब आप लिख देंगे कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 आर्क्स। इतना आसान है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल अगर आप बनाओगे तो बनेगा। देखो आपको करना क्या है, इसने बोला था कि 1 जूल को कितने आर्ग में चेंज करना है, तो आपने सबसे पहले ये लिखा। सबसे पहला काम है N1 U1 N2 U2 ये निकालो आप, ठीक है। यहाँ N2 निकालना है, आपको पता लग गया, आपको फार्मूला याद आ गया। अब जब इस फार्मूले पे आए तो N1 की वैल्यू तो आपको यहीं मिल गई थी। आपको अब पता करना है यार, M1 M2 क्या पुट करें, L1 L2 क्या पुट करें, T1 T2 क्या पुट करें, ABC क्या पुट करें। तो सबसे पहले ABC को ही देख लो। ये देखो ये क्या चीज़ है, ये यहाँ वर्क डन है, ठीक है। और वर्क डन है तो ML2 T-2, तो A का 1, A का वैल्यू 1 आ गया, B का 2 आ गया, C का -2, ये झमेला खत्म हो गया आपका। अब M1 M2 देखना है। अरे देखो ना, ये ऐसा ही है, CGS है, 1 kg 1 ग्राम, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, जो चीज़ है वो लेंगे बस, ठीक है। फिर हमने यहाँ वैल्यू पुट किया, और वैल्यू पुट करने के बाद देखा यार केजी से तो ग्राम कैंसिल नहीं होगा। ये कैंसिल कब होगा, जब आप इसको ग्राम में चेंज करो। तो अब आप इसको ग्राम में चेंज करो, मीटर को किस में चेंज करो, सेंटीमीटर में, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। और यहाँ से जब हमने सोल्व किया तो कितना आंसर आ गया, 10⁻7। तो इस तरह से आपको करना है। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन है, आप कोशिश करना इस क्वेश्चन को, बार बार ये कई बार ना पूछ लिया जाता है। वो पूछता है कि 1 न्यूटन के अंदर बताओ कितने डाइन होते हैं, 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं ये। और मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये पहले भी आ जाता था, 1 न्यूटन के अंदर 10⁻5 डाइन होते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना कि न्यूटन जो है ना वो फोर्स का यूनिट है, तो जो डायमेंशन फार्मूला पुट होगा ना वो फोर्स का ही पुट होगा। तो इसको आप स्वयं करेंगे। एक मैं NCERT का क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक और अच्छा सा क्वेश्चन है। 1 मिनट रुकिएगा, एक बार उस क्वेश्चन को निकाल लेता हूँ। यस, मिल गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, आप समझिएगा क्वेश्चन क्या है। इसने क्वेश्चन में बोला है कि ए कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। आपको पता होगा ना कि जो हीट एनर्जी है उसको कैलोरी के अंदर मेजर करते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। अगर नहीं पता है तो इसको याद कर लें कि 1 कैलोरी के अंदर कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ए न्यू सिस्टम इज एम्प्लॉयड, एक नया सिस्टम यूज किया, पता नहीं कौन सा सिस्टम था। अभी जैसे पीछे मैंने एग्जांपल लिया उसमें तो हमें देखते ही पता लग गया था कि SI और CGS है। अब इसने एक नया सिस्टम यूज किया वेयर यूनिट ऑफ मास, मैं एक बार इसको ना राइट कर देता हूँ, यूनिट ऑफ मास इज अल्फा kg, यूनिट ऑफ डिस्टेंस या लेंथ इज बीटा मीटर, and unit of
टाइम इज गामा सेकेंड, ये इसने गिवन है। प्रूव दैट इन न्यू सिस्टम 1 कैलोरी will be equal to 4.2 alpha minus 1 beta minus 2 gamma 2 in terms of new units, तो चलिए एक बार ना इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला कि एक कैलोरी है, यूनिट ऑफ हीट एनर्जी होती है। आपको पता होना चाहिए कि हीट एनर्जी की जो जनरल यूनिट है, देखिए एसआई तो जूल होती है, हीट एनर्जी की एसआई यूनिट जो होती है वो तो जूल होती है, लेकिन जो एक प्रैक्टिकल जनरल यूनिट है वो कैलोरी होती है। और 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2 जूल। ए न्यू सिस्टम इज यूज वेयर यूनिट ऑफ मास इज अल्फा केजी। एक नया सिस्टम बना दिया, तो जूल जो है वो तो ऐसा ही है ना। आप देखो आपको करना क्या है, इसने बोला है कि आपको प्रूव करना है कि 1 कैलोरी के अंदर ये सब कुछ होता है, ये प्रूव करना है। आपको पता है ना 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, तो एक्चुअल में आपको करना क्या है, आपको 4.2 जूल को इस नए सिस्टम में चेंज करना है, बस ये काम करना है। मैंने यहाँ 1 कैलोरी क्यों नहीं लिया, क्योंकि कैलोरी का सिस्टम कुछ होता ही नहीं है, कैलोरी एक जनरल यूनिट है। सिस्टम लेना है ना, 2 सिस्टम को कन्वर्ट करना है, तो एक जूल जो है वो तो ऐसा ही सिस्टम हो जाएगा अपने पास में, और एक ये नया सिस्टम है ही, इसने क्वेश्चन में दे ही रखा है। तो अब की बार 2 सिस्टम कौन से होंगे, एक ऐसा ही एक नया सिस्टम। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप इसको N1 बोल सकते हैं, है ना, जो आगे लगती है वो N1 होती है, और ये आपके पास में U1 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास में N2 जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और ये आपके पास में U2 नया सिस्टम। समझ में आया बात? तो सबसे पहले आपको बताया था कि फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए भैया। फॉर्मूला ये है N1 M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B, T1 अपॉन T2 रेज टू पावर C। घबराने का बिल्कुल भी नहीं, बस यही करते हैं। अब देखो N1 की वैल्यू तो आपके पास आ गई सर, बिल्कुल आ गई। अरे M1 M2 L1 L2 T1 T2 ये भी तो है भाई, ABC भी है, तो ABC कैसे निकलेगा? आप इसको देखो ना, जूल, या फिर क्वेश्चन में मेंशन है हीट एनर्जी, तो आपसे पूछा जाए कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला। तो आपको पता है ना एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mL2T-2। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब A की जो M की जो पावर आएगी वो 1 आएगी, मतलब A की जगह 1 आएगा, B की जगह कितना आएगा आपके पास में 2, और C की जगह कितना आएगा -2। ये देखो पावर कंपेयर कर लो यहाँ पर, ये समझ पा रहे हैं? A की जगह 1 आने वाला है और B की जगह 2 आने वाला है, C की जगह -2। एक सिस्टम खत्म। तो यहाँ पर अब इनकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आराम से सुनते जाना। आपकी बार मैंने टेबल नहीं बनाई है क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रहे, वैसे तो टेबल बना देनी चाहिए आपको, बट जगह कम है तो आप खुद बना लेना। तो देखो जरा N1 की वैल्यू कितनी है 4.2, यहाँ से पता लग गया था। अच्छा, आपके पास में 2 सिस्टम है, एक SI एक न्यू। ये जो पहले वाला है ये SI है, तो SI में मास का यूनिट kg होता है ना, आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। और दूसरे में M2, दूसरे में मास का यूनिट क्या है, अल्फा है भाई, यहाँ पे बोला गया अल्फा kg, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, अल्फा kg, जो क्वेश्चन में गिवन है वही पुट करेंगे। और इसकी पावर A का कितना है 1। अब आ जाओ, SI में लेंथ क्या होता है मीटर, और इस नए सिस्टम में क्या है बीटा मीटर। बड़ा आसान सा है, लो जी बीटा मीटर पुट कर दिया, आप भी खुश रहो। B की वैल्यू 2, और SI में टाइम क्या होता है सेकंड, और अब की बार इसमें क्या है, इसमें है गामा सेकंड, जो नया सिस्टम है गिवन था क्वेश्चन में, तो ये आ गया गामा सेकंड। और इसका पावर C का मतलब -2। अब देखो अब तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये तो कट गए सीधे के सीधे, kg से kg कट गया, मीटर से मीटर, और सेकंड सेकंड, हो गया भाई आपका काम 4.2। अब देखो ये 1/α है, तो जब ऊपर जाएगा तो इसको मैं α-1 लिख दूं, क्योंकि 1/α है ना बच्चे, और ये है 1/β², क्योंकि स्क्वायर भी है, तो जब ऊपर जाएगा तो β-2। समझ में आ गया बात, 1/β², इसको ऊपर ले जाओ β-2। अच्छा, इसके साथ क्या होगा, इस गामा को ऊपर भेजो तो गामा -1, और पावर कितनी है उसकी -2। अरे समझ पा रहे हैं ना, गामा 1/गामा को क्या लिखेंगे, गामा -1, और इसकी पावर है -2। अब देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस आ जाएगी, कितना आ गया 4.2 α-1 β-2 गामा 2। अरे यही तो करना था। तो आपने देखा ना कि आपके पास में क्या आ गया, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल इज इक्वल टू 4.2 α-1 β-2 गामा स्क्वायर न्यू यूनिट्स। तो बेटा ये कुछ एप्लीकेशंस थी डायमेंशन की। डायमेंशन की लिमिटेशंस की बात की जाए तो डायमेंशन फार्मूला की बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं,
ओरली एक बार उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपने ये देखा कि हमारे पास में जो डायमेंशनल कांस्टेंट था, जैसे ये हमने ड्राइव किया फॉर्मूला, और यहाँ पर आप इस के की वैल्यू आप नहीं बता सकते, तो ये भी एक लिमिटेशन है डायमेंशन की कि आप के की वैल्यू नहीं बता सकते। दूसरी लिमिटेशन यहाँ पे समझेंगे, आप इस डायमेंशन का यूज करके ऐसा फार्मूला ड्राइव नहीं कर सकते जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा चीज़ें हों। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक चौथी चीज़ और लेता, सपोज करो कि मैं बोल देता कि वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और मैं यहाँ पर कह देता v⁻⁴ ठीक है, v⁻⁴ मान लेते हैं। तो यहाँ वेलोसिटी का फार्मूला था LT-1 उसके पावर d आती, तो यहाँ d आता। अब देखो 4 अननोन है, इक्वेशन आपके पास 3 बनती, क्योंकि आपके पास में चीज़ें 3 ही हैं। यहाँ पावर को आप कंपेयर कर रहे हो ना, तो चीज़ें आपके पास में 3 है MLT, और आपके पास अननोन कितने होते हैं यहाँ पर 4। समझ में आ रही बातें? तो 4 अननोन, इक्वेशन 3, तो आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ऐसी कई जगह और भी है। दूसरा डायमेंशन फेल हो जाता है जब हम लॉगरिथम या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनके बारे में जब हम डिस्कस करें, तो वहाँ डायमेंशन फेल हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जहाँ पर डायमेंशन फेल होता है, लेकिन फिर भी इसकी 4 एप्लीकेशन थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। तो यहाँ पर ये डायमेंशन जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको बताया कि आप कैसे डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे और कैसे आप उसकी एप्लीकेशंस का यूज़ करेंगे। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उनका सॉल्यूशन जो है वो वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।